कहा जाता है कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। कहा तो ये भी जाता है कि जो खुद डकैत हों उन्हें दूसरों पर चोरी के आरोप नहीं लगाने चाहिए। मगर आप तो जानते हैं, सैयां हैं कोतवाल तो डर काहे का। चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे सत्ता की पालतू कोई न्यूज एजेंसी, इन्हें लगता है कि सत्ताधीशों की चाटुकारिता करते हैं, उनके इशारे पर डांस करते हैं तो कोई उनका कर ही क्या लेगा। हालांकि गलत नहीं लगता है, जब तक सत्ता है तब तक तो बचे रह ही सकते हैं, लेकिन तय ये भी है कि सत्ता आज नहीं तो कल जानी है, परमानेंट नहीं है। जिन लोगों ने पूरी दुनिया में राज किया, जिनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, जब उनकी सत्ता चली गई तो झूठ और फरेब तथा फ्रॉड के आधार पर कुर्सी पर बैठे लोग कितने दिन टिकेंगे भला। अब ये बातें गोदी मीडिया और गोदी न्यूज एजेंसियों को पता नहीं कब समझ में आएगी। शायद उन्हें भरोसा होगा अपने लोटासन पर, लगता होगा कि जिसकी भी सत्ता होगी उसके चरणों में जाके लौट जाएंगे, बचे रहेंगे, चाटुकारिता करते रहेंगे। हालांकि इस बात के चांस बहुत ज्यादा हैं। बहरहाल एक न्यूज एजेंसी है ANI, इसकी संपादक है स्मिता प्रकाश। इनके खिलाफ झूठ फैलाने, मनगढ़ंत बातें फैलाने को लेकर शिकायत याचिका हुई और न्यायालय के आदेश पर मामला रजिस्टर कर लिया गया है। पूरी कहानी क्या है और मैडम तथा इनकी एजेंसी किस तरीके का झूठ कथित रूप से परोस रही थी, देखकर आपकी खोपड़ियां घूम जाएगी। हालांकि इनका पूरा सिस्टम ही यही है। क्या है उसको भी समझेंगे। हमें पता है आप क्या सुनना चाहते हैं। इतनी जल्दी आप भूले तो नहीं होंगे। जी हाँ, ये वही एजेंसी है। वैसे भूले तो हम भी नहीं हैं और भूलने देंगे भी नहीं। बस इशारा दे देते हैं कि जिनके घर शीशे के हों उन्हें पत्थर संभाल के मारना चाहिए, क्योंकि पत्थर कभी भी किसी के भी हाथ में हो सकता है। बहरहाल देश में एक और विश्वगुरु टाइप कांड हो गया है। क्या आपको पता है कि दिन भर की बोलचाल में आप कितने शब्द ऐसे बोलते हैं जो आपकी भाषा के नहीं हैं। जी हाँ, यदि आप हिंदी भाषी या फिर कोई भी भाषी हैं तो आप उर्दू, फारसी, अरबी, अंग्रेजी इन सारे शब्दों का प्रयोग करते ही होंगे। सामान्यतः सभी लोग करते हैं, यही काम गोदी मीडिया भी करता है। आखिर वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है। अब इसी बात को लेकर महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से शिकायत कर दिया गोदी मीडिया के खिलाफ। शिकायत अपने आप में अमृतकाल वाली है, मगर उससे भी तगड़ा अमृतकाल तब देखने को मिला जब उस शिकायत को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 5 बड़े न्यूज चैनलों को नोटिस भेज दिया। उस नोटिस में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं, और रुक गई तो 15 लाख रुपया तुरंत आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिट के द्वारा। मगर शर्त है कि जब तक हमारे 75G सच बोलना शुरू नहीं करते ये पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। वैसे कल की तारीख में एक और इंटरनेशनल बेइज्जती वाली घटना हुई है। पाकिस्तान ने राफेल गिराने के सबूत दुनिया के सामने रखा है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 4-4 राफेल और 7 विमान गिराने का दावा कर रहा है। 7 में 4 राफेल, यानी अगर पाकिस्तान के दावे को सच माने तो उस दौरान यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो अलग अलग रिपोर्ट्स के आधार पर हमने भी बताया था वो बात सही लग रही है। इसके अलावा कुछ और मामलों पर तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए कान से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। ये काम बिल्कुल फ्री है, अभी इसको निपटा लीजिए, 2 सेकंड लगता है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, ना ही 3-5 करके सरकारी ठेका ले लेते हैं किसी फर्जी न्यूज एजेंसी की तरह। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे ताली बजवा लेना चाहता हूं। ताली बजाइए बिहार के डबल इंजन के लिए, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी के विकास के लिए। क्या हुआ, अभी नहीं मन कर रहा है ताली बजाने का? तो ये लाइन सुनिए, बजाना ही पड़ेगा। इस खड्डे में जो आपको काले रंग की गाड़ी दिख रही है ये बीजेपी प्रवक्ता नीतू सिंह की गाड़ी है। कहा जाता है ना कि हम जो खड्डा खोदते हैं उसमें खुदा गिरना पड़ता है, तो देखिए सिद्ध हो गया। और ये वीडियो पटना जंक्शन से सटे हुए सड़क का है, तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि 2 दशक से बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, गड्ढे में गिरी भाजपा नेता की कार है, तभी तो कहा जाता है बिहार में बहार है। आइए झूठ के बहार की तरफ चलते हैं। पिछले दिनों जब SIR को लेकर ढेर सारे सवाल हो रहे थे, आलोचनाएं हो रही थी, तो बीच बीच में गोदी मीडिया सूत्रों के हवाले से तो कभी यहां वहां से दावा करता था कि चुनाव आयोग के मुखिया ने यह बात कही है, चुनाव आयोग ने वो कहा है। मगर कई बार यह पता चलता था कि बातें खाली गोदी मीडिया की जबान से निकल रही हैं, न तो चुनाव आयोग लिखित रूप से या प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने सोशल मीडिया पर इन चीजों को जानकारी नहीं दे रहा है। यानी ज्ञानेश कुमार सामने आकर नहीं बोलते। कथित रूप से इसी तरह का काम न्यूज एजेंसी ANI ने किया, जिसकी मुखिया स्मिता प्रकाश है। उत्तर प्रदेश में जबरिया रिटायर किए गए पूर्व IPS अधिकारी, जिन्होंने बाकायदा अपने घर पे नेम प्लेट के सामने जबरिया रिटायर्ड लिख दिया था,
उन्होंने किया है, शिकायत किया है। वैसे यहीं पर आपको याद दिला दें, श्री अमिताभ ठाकुर सपा सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह द्वारा फोन पर कथित रूप से हड़काए जाने के बाद बहुत नाराज हुए थे। नाराज होने की बात भी थी, कैसे कोई किसी को हड़का सकता है। वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में हंगामा हुआ, भाजपा के लोग एकदम डंडा उठाकर न्याय दिलाने चल पड़े थे और लोगों को उम्मीद जगी कि भाजपाई जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं एक अधिकारी के लिए, ईमानदार अधिकारी के लिए, इनकी सरकार आएगी यानी भाजपा की सरकार आएगी तो अधिकारी एकदम स्वतंत्र होंगे, कोई किसी को हड़काएगा नहीं। लेकिन जैसे ही सत्ता बदली, अमिताभ ठाकुर की नौकरी ही छीन ली गई जबरदस्ती, कथित रूप से। और पति पत्नी को हर तरीके से कथित रूप से प्रताड़ित किया जाता है, कभी कथित फर्जी एफआईआर में तो कभी कुछ और मामला। ये कहानी हमें यही संदेश देती है कि खांसी जुकाम दूर करने के चक्कर में लोगों ने कैंसर पाल लिया, जिसका इलाज बड़ा कठिन हो चुका है। वो कैंसर चारों तरफ फैल गया है। तो हुआ ये कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर एएनआई के संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ शिकायत लेकर पहुंची अदालत में। उन्होंने ये भी कहा कि जाने को तो हम पुलिस के पास भी जा सकते थे, लेकिन मैडम बहुत पावरफुल हैं। हालांकि इसमें कुछ कहने जैसी बात तो है नहीं। जो एजेंसी प्रधानमंत्री के आगे पीछे सूंघते हुए घूमती हो, दुनिया भर में घूमती है और घुमाई जाती हो, जो न्यूज एजेंसी से ज्यादा विश्व गुरु की प्रचार एजेंसी के रूप में दिखती हो, भाजपा की एजेंसी के रूप में दिखती हो, कथित रूप से उसके पास पावर की कमी तो होगी नहीं। तो अमिताभ ठाकुर को लगा कि अदालत से शिकायत दर्ज हो सकती है, पुलिस वाले करेंगे नहीं। तो इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि क्षेत्रीय अधिकार आधारों के पर्याप्तता के गुणदोष पर विचार किए बिना यह शिकायत प्राथमिक रूप से उचित पाई जाती है, अतः इसे पंजीकृत किया जाना चाहिए। अब 26 सितंबर 2025 को शिकायतकर्ता को शपथ के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्मिता प्रकाश के नेतृत्व में एएनआई ने बार बार भारत के चुनाव आयोग के हवाले से बयान दिए, जो कि न तो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए और न ही इसके सत्यापित सोशल मीडिया हैंडल पर प्रकाशित किए गए थे। यानी चुनाव आयोग के हवाले से एएनआई ने खूब सारी खबरें प्रचारित कर दी, मगर चुनाव आयोग की तरफ से वैसी कोई खबर थी ही नहीं, बताई ही नहीं। याद करिए, अभी लगभग 1 महीना पहले ही एसआईआर मामले पर गोदी मीडिया वाले चिल्ला रहे थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि क्या हम मरे हुए लोगों को वोट डालने दें, क्या विदेशियों को वोट डालने दें, और फिर बहुत सारी बातें कही। हमने ढूंढ मारा, कहीं भी ज्ञानेश कुमार का बयान नहीं मिला, न तो लिखित में न तो जबानी रूप से कम उस वक्त तक तो नहीं था। यानी ये खेल बड़े स्तर पर चला है जनता को, यानी आपको टोपी पहनाने का। गोदी मीडिया किसी अधिकारी के व्हाट्सएप मैसेजेस के हिसाब से खबरें चला रहा था, सूत्रों का नाम देकर। तभी तो तेजस्वी यादव ने सूत्र को मूत्र कह दिया, आधिकारिक चीजें नहीं थी। अमिताभ ठाकुर ने आरोप लगाया कि एएनआई द्वारा किसी भी प्रकार के आधिकारिक समर्थन के बिना आयोग के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित की गईं। शिकायत में अगस्त 2025 के कई उदाहरण बताए गए हैं, जिसमें एएनआई के कुछ पोस्ट और चुनाव आयोग से पहले या बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के प्रकाशित समाचार रिपोर्ट शामिल है। यानी चुनाव आयोग ने कुछ कहा ही नहीं और मैडम की एजेंसी ने चला दिया, या फिर चुनाव आयोग के कुछ कहने से पहले ही चला दिया। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि 1 अगस्त 2025 को दोपहर 3:08 पर एएनआई की पोस्ट थी, जिसमें कथित तौर पर चुनाव आयोग का बयान था, जिसमें राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर आपत्ति जताई गई थी। मगर एएनआई की खबर प्रकाशित करने के बाद चुनाव आयोग का आधिकारिक स्पष्टीकरण आया, वो भी लगभग शाम को 7 बजे के आसपास। अब जरा सोचिए, चुनाव आयोग कोई काम बाद में कर रहा है, एएनआई पहले बता देता है, यानी भविष्यवक्ता हो गया, वो भी लगभग 3 घंटा पहले। क्या गजब की भविष्यवाणी है भाई। क्या एएनआई की खबरें देखकर चुनाव आयोग अपने बयान देता है, बयान जारी करता है, फैसले लेता है? आखिर ये गठजोड़, ये गठबंधन कैसा है? आगे आरोप लगाया गया है कि एएनआई ने बिना किसी आधिकारिक तथ्य या सबूत के पूरी तरह से अपनी मर्जी से कई खबरों को चुनाव आयोग का बताकर प्रसारित किया। ऐसी कई खबरें हैं जो कि न तो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर हैं, न ही उनके सोशल मीडिया साइट्स पर हैं, और न ही किसी आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रस्तुत की गई। यानी शिकायत के अनुसार एएनआई अपनी मर्जी से खबरें चला रहा था, यानी देश को टोपी पहना रहा था, आपको बरगला रहा था अमिताभ ठाकुर के अनुसार। हालांकि गोदी मीडिया के लिए यह कोई नई बात थोड़ी ना है। झूठी खबर या भ्रामक खबर या फिर खबरों में भ्रम पैदा करने का मामला, ये एजेंसी खबरों को सांप्रदायिक रूप देने में भी बहुत तेज है। हमने कई बार दिखाया भी है, आगे भी दिखाएंगे। शिकायत में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला तो ये कि आयोग के नाम पर झूठी खबरें प्रसारित करना। दूसरा ये कि क्या एएनआई को चुनाव आयोग के कामकाज से संबंधित खबरें किसी और माध्यम से मिल रही थी, यानी लीक करवा रहा था क्या इस एजेंसी ने चुनाव आयोग में अवैध घुसपैठ बना रखा है, जिससे अंदरूनी जानकारी हासिल हो रही थी और फिर उसे लीक किया जा रहा था? इन तथ्यों के आधार पर शिकायत में दावा किया गया है कि ये कथित कृत्य प्रथम दृष्टया अवैध और आपराधिक है, विशेष रूप से धारा 318(2) बीएनएस की और धारा 318(3) यानी धोखा देने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। दूसरे में जानते हुए धोखा देने की
गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर इस मामले में 5 साल तक की अवधि की कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो बिना आधिकारिक प्रमाण के कथित रूप से एएनआई ने खबरें चलाया या तो अवैध घुसपैठ के माध्यम से खबरें लीक करवाया, जो कि शिकायतकर्ता के अनुसार गलत है और अदालत ने अब इस मामले में शिकायत दर्ज कर लिया है। हालांकि अमृतकाल के दौरान सत्ता के इतनी करीबी लोगों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन होगा, इसकी उम्मीद तो दूर दूर तक लगती नहीं है। भाई, एक अदालत आदेश दे सकती है शिकायत दर्ज करने की, अदालतें तो बहुत सारी हैं चरणबद्ध तरीके से। कैसे खेला होता है ये सब तो आप जानते ही हैं, और रिटायरमेंट के बाद जजों को कैसा इनाम मिलता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, सभी को याद रखना चाहिए कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, और जिस दिन ढल जाएगा उस दिन माहौल बदल जाएगा। कुछ महीने पहले तक यही एजेंसी देश भर के यूट्यूबरों को चुन चुन के जो सत्ता से सवाल करते हैं स्ट्राइक भेज के कथित वसूली कर रही थी। हालांकि इन लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं है। जिसके साथ पूरी सत्ता खड़ी हो, सेठ खड़े हो, उसे पैसे की कमी कहां होगी, वो भी अमृतकाल में, सेठों के जमाने में। मूल टारगेट सवाल करने वाले लोग थे, हमारे जैसे लोग थे जिन्हें परेशान करना था, क्योंकि मोगैम्बो जब परेशान होता है तो वो सवाल करने वालों को टॉर्चर करता है। वैसे इस एजेंसी को लेकर पहले भी कुछ बेहद गंभीर मामले सामने आए थे, आरटीआई के खुलासे हुए थे, खासकर टेंडर लेने देने को लेकर। उन पर कभी विस्तृत चर्चा करेंगे और जरूर करेंगे, और दिखाएंगे कि सत्ता के साथ गठजोड़ का खेल कैसे चलता है। अब देखना यह है कि यह मामला कहां तक पहुंचता है और अमृतकाल का असर कितना होता है। वैसे अमृतकाल का असर अगर देखना है तो एक नजर इधर डालिए। महाराष्ट्र के निवासी SK श्रीवास्तव ने एक शिकायत दर्ज कराया कि हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष, आज तक, ABP न्यूज और TV18, जो कि खुद को हिंदी न्यूज चैनल होने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी भाषा में 30% उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि जनता के साथ धोखाधड़ी है और आपराधिक कृत्य है। इस शिकायत के साथ उन्होंने मांग किया है कि इन चैनलों को भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने और अपनी वेबसाइट पर भाषा विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र साझा करने का निर्देश दिया जाए। मेरा उद्देश्य यह है कि जो लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी में BA MA PhD करके बैठे हैं, उनको काम भी मिल जाए। यानी इनकी शिकायत थी कि हिंदी न्यूज चैनल में उर्दू के शब्द काहे प्रयोग किए जा रहे हैं। ये तो हिंदी बोलने सुनने वालों के साथ धोखा हो गया। जबकि मैं गारंटी देता हूं, जिस व्यक्ति ने शिकायत किया है वो खुद दिन भर में न जाने कितने उर्दू के शब्द बोलते होंगे, अरबी और फारसी बोलते होंगे। अब यकीन नहीं है तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज चैनलों को जो नोटिस दिया है उस नोटिस को ही देख लीजिए। इस नोटिस में कहा गया है कि कथित तौर पर हिंदी के गलत इस्तेमाल के लिए फला फला चैनल के खिलाफ याचिका गई। आरोप लगाया गया कि कथित तौर पर हिंदी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 15 दिनों के भीतर शिकायत पर आपने जो निर्णय लिया है उसके बारे में सूचना मंत्रालय को बताएं। अब आपकी स्क्रीन पर जो पत्र दिख रहे हैं, नोटिसें दिख रही हैं, ये अलग अलग चैनलों के नाम पर जारी किए गए हैं। अब इस लेटर को ही अगर आप ध्यान से देखें तो चैनलों के नाम, एड्रेस सब अंग्रेजी में है, और उसके बाद नीचे का जो हिस्सा है उसमें ध्यान दीजिए तो खिलाफ शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि अरबी है, गलत शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि फारसी है, याचिका शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि संस्कृत से आता है, शिकायत शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि अरबी है, इस्तेमाल शब्द का प्रयोग किया गया है ये भी अरबी है। इसके अलावा निर्णय, सूचना, नियम, श्रीमान जैसे कई शब्द हैं जो संस्कृत मूल के बताए जाते हैं। यानी शिकायतकर्ता की शिकायत थी कि हिंदी न्यूज चैनल वाले 30% उर्दू के शब्द इस्तेमाल करते हैं। इस शिकायत पर सूचना मंत्रालय ने चैनलों को जो नोटिस दिया उसमें खुद ही भर भर के अंग्रेजी, अरबी, फारसी और उर्दू शब्दों का प्रयोग कर लिया। अब बताइए शिकायतकर्ता साहब क्या करेंगे आप? अरे भाई, भाषा क्या है? भाषा है अपनी भावनाओं को प्रकट करने का एक माध्यम। एक ने बोल दिया, दूसरे ने समझ लिया, काम खत्म। इतनी हल्की फुल्की बातों में काहे उलझे पड़े? और देश के मंत्रालयों के बारे में सोचिए, जहां बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं। उन चैनलों को नोटिस देने की बजाय शिकायतकर्ता को नहीं कह सकते थे कि भाई भाषा कोई सीमित दायरे में रहने वाली चीज नहीं है। जो भाषा जितनी विराट होती है उतना ही उसका विस्तार होता है। हिंदी भाषी लोग अरबी, फारसी और उर्दू के बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उन शब्दों से हिंदी अमीर होती है, गरीब नहीं होती, उसका नुकसान नहीं होता। और यकीन मानिए, हिंदी गीतों से यदि आप अरबी, फारसी और उर्दू के शब्द निकाल दें तो शायद आपके ज्यादातर पसंदीदा गीत समाप्त हो जाएंगे। यकीन ना हो तो किसी पसंदीदा गीत को उठाइए और इन शब्दों को, इन भाषाओं के शब्दों को हटा दीजिए। लेकिन आप तो जानते हैं, अमृतकाल में मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे मामलों को तूल दिया जाना जरूरी है। आइए अब चलते हैं पाकिस्तान, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान वाली खबर पर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा दुनिया भर की कई न्यूज एजेंसियों ने खबर रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल को मार गिराया। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि कई राफेल गिर गए, भारत को नुकसान हुआ, इसलिए अचानक से सीज फायर को तैयार हो गए। हालांकि खबरें यह भी थी कि भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, घुस के मार रही थी, मगर फिर भी अचानक से सीज फायर हुआ और उसका ऐलान ट्रंप ने किया। भारत के लिए यह ऐतिहासिक शर्मनाक स्थिति थी। इसके कुछ ही दिन बाद एक सैन्य अधिकारी से सवाल किया गया कि क्या भारत के विमानों को नुकसान हुआ, तो उन्होंने कहा कि सवाल यह नहीं है कि नुकसान हुआ कि नहीं, सवाल यह है कि नुकसान क्यों हुआ। राजनीतिक लोगों ने हमारे हाथ बांध रखे थे,
बस इतने से समझ में आ गया कि नुकसान तो हुआ है, मगर मोदी सत्ता ने कभी खुलकर बताया नहीं। और अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दिया है कि उसने भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के अधिकारियों ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि किया है कि रक्षात्मक अभियान के दौरान, यानी बचाव अभियान के दौरान, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय पक्ष के 7 विमान और 1 ड्रोन को मार गिराया था। और इसमें 4 विमान फ्रांस वाले राफेल लड़ाकू विमान थे। यानी भारत के 7 विमान गिराने का दावा किया गया है और इसमें 4 राफेल है। और अब पाकिस्तान ने गिराए गए 4 विमानों के टेल नंबर भी बताए हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो नंबर है BS001, BS021, BS022 और BS027। जो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इसके अनुसार अब तक केवल अधिकारियों के गुमनाम बयान और मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अटकलें लगाई जाती थीं, मगर अब आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने बाकायदा टेल नंबर दुनिया के सामने रख दिया है। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि नुकसान युद्ध का हिस्सा है। तब लोगों को कहीं न कहीं यह आभास हो गया था कि भारतीय विमानों को नुकसान तो हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि दोनों सेनाओं के प्रतिनिधियों ने गुमनाम रूप से रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया था कि पाकिस्तानी गोलीबारी जेट एनसी लड़ाकू विमानों से दागी गई चीन निर्मित PF-15 थी। मिसाइलों का इस्तेमाल करके यह सब कुछ किया गया। पाकिस्तानी पक्ष ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भारतीय खुफिया एजेंसियों की खामियों का फायदा उठाकर भारत को नुकसान पहुंचाया गया। यानी भारत की खुफिया एजेंसियों को यह जानकारी पहुंचाई गई कि पाकिस्तानी मिसाइल की मारक क्षमता 150 किलोमीटर है, जबकि वास्तव में यह 200 किलोमीटर तक थी। यानी पहले पाकिस्तान की एजेंसियों ने, उसकी सेना ने भारत की खुफिया एजेंसियों को गलत जानकारी दी ताकि भारत कंफ्यूज रहे और फिर हमारे विमानों को मार गिराया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्होंने जमीन पर, हवा में और अंतरिक्ष आधारित हवाई निगरानी सेंसरों का एक व्यापक नेटवर्क स्थापित कर लिया है, जिसे अटैक चेन कहा जाता है, और इसके लिए अधिकांश उपकरण चीन ने उपलब्ध कराए। यानी ये बात कहीं ना कहीं बार बार सामने आ रही है, साबित हो रही है कि चीन ने खुलकर पाकिस्तान की मदद की। खुद हमारे सैन्य अधिकारियों ने कहा था, भारत को नुकसान पहुंचाने और भारतीयों को मारने में चीन ने पाकिस्तान की मदद की, और उसी चीन को भारत की गोदी मीडिया और भाजपाई भक्त रिश्तेदार बना रहे थे, नया रिश्तेदार अभी जल्द ही। सवाल यह भी है कि क्या यदि राफेल गिरा है तो भारत सरकार ने इसकी जानकारी इसलिए छिपाई क्योंकि 114 नए राफेल खरीदे जाने वाले हैं? सवाल यह है कि क्या विमानों में खराबी है, कोई कमी है, और यदि कमी है तो फिर से वही विमान क्यों खरीदना? क्या विमान की खरीद में घोटाला करना है, इसलिए खराब या गड़बड़ विमान की खरीद की जा रही है? पैसे की चोरी का उपाय बनाया जा रहा है? आखिर कारण क्या है? नुकसान हुआ तो देश के सामने रखना चाहिए। सब कुछ इस देश की जनता के टैक्स के पैसे से होता है। आपको हमको जानने का अधिकार है, और सत्ता को यह राइट कौन देता है? छिपाने का। मगर आप तो जानते हैं कि अमृत काल में महामानव सिर्फ एक ही काम में विश्वगुरु हैं, चीजों को छुपाने में, झूठ बोल के बरगलाने में। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।